हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने एक विवाह पढ़ा था, उसके लाभ दोष पढ़े थे। आज हम लोग बहु विवाह पढ़ेंगे। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक विवाह में क्या है, बहु विवाह। इसमें भी बहुपति विवाह पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी पहले बहु विवाह को समझ लेते हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर अच्छा लगे तो। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम खराब किए। बहु विवाह। जब एकाधिक पुरुष अथवा स्त्रियां विवाह के बंधन में बनते हैं तो ऐसे विवाह को बहु विवाह कहते हैं। बहु विवाह में प्रमुख 4 रूप पाए जाते हैं। तो पहले तो बहु विवाह को समझ लेते हैं। जब एकाधिक हो मतलब एक से अधिक पुरुष हो या एक से अधिक स्त्री हो, विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। मान लो एक पुरुष, तो उसको बहु विवाह कहेंगे। क्या एक से अधिक पुरुष होगा तो क्या है, बहुपति विवाह हो जाएगा। एक स्त्री है, उसके एक से अधिक पुरुषों से विवाह, बहुपति विवाह। एक से अधिक स्त्रियां हैं, एक पुरुष है, तो मतलब बहुपत्नी विवाह। तो वो क्या हो गया, बहु विवाह के ही प्रकार हैं। बहु विवाह के प्रमुख 4 रूप पाए जाते हैं। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, द्विपत्नी विवाह एवं समूह विवाह। इनके नाम जान लीजिए, आगे इनके बारे में विस्तृत हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुपति विवाह। तो हम लोग को बहुपति विवाह आज पढ़ना है। डॉक्टर रिवर्स की डेफिनेशन पर सीधे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह बहुपति विवाह कहलाता है। मतलब एक स्त्री उसके कई पुरुषों के साथ विवाह होता है तो वह क्या है, बहुपति विवाह है। आप लोग को डेफिनेशन इसलिए नहीं याद होती है क्योंकि आप लोगों ने टॉपिक वाइज उनको नहीं पढ़ा। आप लोग रैंडम क्विज में सॉल्व करते हो तो डेफिनेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि रैंडम पता नहीं कहाँ से है, किससे है, किस समाजशास्त्री से जोड़ के पढ़ें। अगर आप लोग थ्योरी से पढ़ेंगे, उसको समझते चलेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, तो आप लोग को डेफिनेशन में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए टॉपिक वाइज डेफिनेशन पढ़ते चलिए, आप लोग को क्विज में दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। और मैं बताती भी जा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है वो। मिचेल की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार अगर नज़र पड़ जाएगी, एग्जाम में आ भी जाता है तो हम लोग कर जाएंगे। एक स्त्री द्वारा एक पति के जीवित होते हुए अन्य पुरुषों से भी विवाह करना या एक समय पर ही 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करना बहुपति विवाह है। ये है कि अगर एक पति जिंदा है फिर भी स्त्री और पतियों से विवाह करती है और पुरुषों से विवाह करती है, बहुपति विवाह है। एक समय में ही 2 या 2 से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है, तब भी क्या है, बहुपति विवाह है। डॉक्टर कपाड़िया के अनुसार बहुपति विवाह एक प्रकार का संबंध है जिसमें एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं या जिसमें सब भाई एक पत्नी या पत्नियों का सम्मिलित रूप से उपभोग करते हैं। इसमें इस डेफिनेशन का मतलब ये है, एक स्त्री है, उसके बहुत पति हैं, मतलब बहुत से पुरुषों के साथ उसका शादी होती है, लेकिन जिसमें सब भाई एक पत्नी या पत्नियों का सम्मिलित रूप से उपभोग करते हैं। इस लाइन का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए बड़े भाई ने शादी की है तो घर में अगर 3 भाई हैं तो बाकी के छोटे जो 2 भाई हैं उनकी भी वो जो भाभी हम लोग क्या होती हैं वो क्या है, वो पत्नी कहलाएंगी। कुछ जनजातियों में प्रचलित है इसलिए इसको ऐसे ही समझेंगे हम लोग। अगर और कुछ पत्नी या पत्नियों का सम्मिलित रूप से उपभोग करते हैं। इस लाइन का मतलब समझिए, पत्नियों का सम्मिलित उपभोग। तीनों भाई की 3 अलग औरतों से शादी होती है, लेकिन क्या है, वो तीनों पत्नियां, तीनों जो पुरुष हैं उनकी पत्नियां हैं, और वो तीनों पुरुष जो हैं उन तीनों स्त्रियों के पति हैं। तो कोई किसी की पत्नी हो सकती है तीनों में। तो इसलिए इसको डॉक्टर कपाड़िया ने डिफाइन किया है। आप इस डेफिनेशन को अच्छे से याद रख सकते हैं क्योंकि मैंने अब समझा भी दिया है। स्पष्ट है कि बहुपति विवाह में एक स्त्री का एकाधिक पुरुषों से वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। अतः प्राचीन काल से ही भारत में बहुपति प्रथा का प्रचलन रहा है। यद्यपि यह प्रचलन सीमित मात्रा में ही रहा है, वैदिक साहित्य में बहुपति प्रथा की सख्त मनाही थी। आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे, वैदिक साहित्य में मनाही थी, सख्त मनाही। ठीक है, किंतु महाभारत काल में ऐसे विवाहों के कुछ उदाहरण पाए जाते हैं। महाभारत काल था, इसमें कुछ ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं। आपको पता होगा द्रौपदी का विवाह 5 पांडव भाइयों से हुआ था, किंतु इसे नियम न मानकर एक असाधारण घटना ही माना जाता है। आपको याद रखना है कि द्रौपदी का विवाह क्या है, द्रौपदी का पांडवों से विवाह क्या कहलाता है, तो बहुपति विवाह है। ठीक है, एक खस जनजाति के लोग जो हैं वो अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं, तो वो लोग भी बहुपति विवाह करते हैं। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। मैं साथ साथ में जो चीज़ें मुझे याद आती जाती हैं पढ़ाते आप लोग को समझाते हुए, तो वो मैं बीच बीच में बताती चल रही हूँ। इसलिए आप लोग क्लास लेते रहिए अच्छे से, तो आपको समझ आ जाएगा। द्रौपदी का विवाह क्या है, 5 पांडवों से विवाह हुआ था, बहुपति विवाह है। तो हम लोग धर्म से जोड़ के पढ़ते हैं, इसलिए इसको हम लोग नियम नहीं मानते, इसको एक साधारण घटना मान लेते हैं, क्योंकि माँ के आदेश की वजह से वो द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नियाँ बनी थी। ठीक है, द्रविड़ संस्कृति के मालावाही लोग आपको याद रखना है। द्रविड़ संस्कृति मतलब तमिलनाडु, केरल, भारत के जो दक्षिणी प्रदेश हैं उनकी संस्कृति द्रविड़ संस्कृति कहलाती है। विवाह का प्रचलन रहा है, मतलब रहा है, अभी नहीं है वर्तमान में, रहा था या रहा है, अभी चल भी रहा है कुछ जगह। डॉक्टर सक्सेना का मत है कि दक्षिण में कुछ प्राग द्रविड़ संस्कृति समूहों में भी बहुपतित्व की प्रथा रही है। यह प्रथा
अब आपको जो प्लेस हैं ये याद रखने हैं, इनको मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ क्योंकि ये जनजातियाँ हैं और इनके जगह स्थान है, तो ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन बन सकता है कौन सी जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित है, इसलिए आप लोग को ये चीज़ें बहुत याद रखनी है। देहरादून के जौनसार, आपको जौनसार बाबर परगना याद रखना है, सॉरी जौनसार, देहरादून के जौनसार बाबर परगना, टिहरी गढ़वाल तथा शिमला की पहाड़ियों में रहने वाले खस राजपूत, आपको खस राजपूत याद रखना, मैंने भी बताया था ये अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, बहुपति विवाह करते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाले टोडा एवं कोटा जनजाति, आपको ये जनजाति भी याद रखनी है। लद्दाखी वोटा ये भी याद रखनी है। चेन्नई के तियान एवं मिरावा, मालाबार के नार लिखा यहाँ पे नायर होता है, ठीक है, नायर जनजाति है। हरावान, कंपाला कंबल, कुर्गवासियों, आपको सिर्फ टोडा एवं कोटा, खस राजपूत और लद्दाखी वोटा, ठीक है, इनको ज़्यादा याद रखना है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुर्ग एवं कुछ समय तक छोटा नागपुर की ये दो जनजातियाँ भी इंपॉर्टेंट हैं, संथाल और भारतीय उराव जनजाति, ठीक है, इन दोनों को भी यहाँ पे याद रखेंगे। उराव जनजाति में प्रचलित रही है, किंतु वर्तमान में धीरे धीरे इस प्रकार के विवाह का प्रचलन समाप्त होता जा रहा है, मतलब बहुपति विवाह की प्रथा क्या है, समाप्त होती जा रही है। बहुपति विवाह के भी दो रूप पाए जाते हैं, भ्रातृक बहुपति विवाह एवं अभ्रातृक बहुपति विवाह। अब इनको हम विस्तृत रूप से जान लेते हैं, क्या है भ्रातृक बहुपति विवाह और क्या है अभ्रातृक बहुपति विवाह। भ्रातृक बहुपति विवाह, फ्रेटर्नल एंड एडेल्फिक पोलियंड्री, जब दो या दो से अधिक भाई मिलकर किसी एक स्त्री से विवाह करते हैं अथवा सबसे बड़ा भाई किसी एक स्त्री से विवाह करता है तो और अन्य सौ भाई स्वतः ही उस स्त्री के पति माने जाते हैं, ठीक है, मैंने भी बताया था आपको कि बड़ा भाई शादी करके लाता है, बाकी छोटे भाइयों की भी वो पत्नी हो जाती है, और जब दो भाई एक साथ शादी करने जाते हैं, एक ही पत्नी से शादी करके ले आते हैं, तो वो क्या है, भ्रातृक बहुपति विवाह है। तो इस प्रकार के विवाह को भ्रातृक बहुपति विवाह कहते हैं। भ्रातृक बहुपति विवाह की अब जनजातियाँ आप लोग देख लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। आप लोगों को पीडीएफ अभी प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी ग्रुप पे, पीडीएफ आपको मिलेगी जब टॉपिक फिनिश हो जाएंगे, एग्जाम से पहले आपको इंपॉर्टेंट नोट, शॉर्ट नोट बना के दे दिया जाएगा ग्रुप पे। तो जो लोग ग्रुप पे ऐड नहीं है प्लीज़ ग्रुप पे ऐड हो जाइए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग ऐड हो जाना। भ्रातृक बहुपति विवाह का प्रचलन खस, टोडा एवं कोटा लोगों, पंजाब के पहाड़ी भागों, लद्दाख, कांगड़ा जिले के स्पीति और लाहौल परगनों में पाया जाता है, ठीक है। इसके स्थान आप याद रखेंगे कि भ्रातृक बहुपति विवाह कहाँ पर पाया जाता है। खस लोगों में सबसे बड़ा भाई ही विवाह करके स्त्री लाता है, आप खस जनजाति को याद रख लेंगे कि सबसे बड़ा भाई शादी करके लाता है और शेष भाई स्वतः ही उस स्त्री के पति बन जाते हैं, ठीक है। नीलगिरी पर्वत के टोडा लोगों में भी भ्रातृक बहुपति विवाह का प्रचलन है। डॉक्टर रिवर्स का कहना है कि कभी कभी सगे भाइयों के स्थान पर सगोत्री भाई मिलकर भी एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं। सगोत्री भाई मतलब जिनका गोत्र एक होता है, तो हम लोगों ने गोत्र पढ़ा था, क्या होता है, गाय को बांधने का स्थान जो होता था उसको हम लोग गोत्र कहते हैं। शाब्दिक अर्थ में उसका यही है कि जहाँ गाय बनती है, अगर इसको प्राचीन काल में ले जाएंगे तो एक ऐसा स्थान जहाँ पूरे समुदाय या परिवार की, या जिसे हम लोग कहते हैं पाटीदारों की गाय बांधी जाती हैं, तो उस स्थान को सगोत्र कहते हैं। तो जिन जिन की बांधी जाती थी वो एक ही गोत्र के कहलाए जाने लगे। तो वो भाई भी अगर विवाह करके लाते हैं तो एक ही स्त्री से विवाह करके लाएंगे, सबकी पत्नी हो जाएगी वो। आगे बढ़ते हैं हम लोग अभ्रातृक बहुपति विवाह पे। इस प्रकार के विवाह में पति परस्पर भाई नहीं होते हैं, स्त्री बारी बारी से समान अवधि के लिए प्रत्येक पति के पास रहती है। यह प्रथा टोडा एवं नायरों में पाई जाती है। आप जनजाति का नाम याद रख लेंगे अभ्रातृक बहुपति विवाह की। इसमें क्या होता है कि एक टाइम डिसाइड होता है, अगर मान लीजिए 2 पतियों से शादी हुई है तो 6 महीने के लिए इस पति के पास रहेगी, 6 महीने के लिए दूसरे पति के पास रहेगी। 3 से ज़्यादा पति हैं तो उसी हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड तक, एक निश्चित टाइम पीरियड तक पत्नी क्या है, एक पति के पास रहेगी। आप भ्रातृक बहुपति विवाह में आप टोडा और नायर जनजाति को याद रखेंगे। बहुपति विवाह को हम मातृपक्ष एवं पितृपक्ष दोनों से जोड़ सकते हैं। टोडा, खस, कोटा आदि में पितृपक्षीय बहुपति प्रथा का प्रचलन है। अब इसमें भी देखिए प्रकार है, टोडा, खस, कोटा, पितृपक्षीय बहुपति विवाह का प्रचलन है, जिसमें स्त्री का विवाह के बाद या तो पतियों के सामूहिक निवास में जाकर रहती है, मतलब पति के सामूहिक निवास अपने ससुराल में जाकर रहती है, या बारी बारी से सभी पतियों के पास कुछ समय के लिए रहती है। जो भी मैंने बताया था टाइम पीरियड होता है, तो एक के बाद एक ऐसे करके चली जाती है। मातृपक्षीय बहुपति विवाही परिवार में स्त्री अपने माँ के परिवार में या मूल निवास स्थान पर ही रहती है। इसमें क्या है, स्त्री अपने मायके से नहीं जाएगी, मायके में ही रहती है। पति ही बारी बारी से बाहर निवास के लिए आते हैं, मतलब पति जो है अपना जो उनका टाइम पीरियड होएगा तो वो मायके में आ जाएंगे, ठीक है। उस स्त्री के पास खुद आएंगे चल के, स्त्री नहीं जाएगी वहाँ। एक का समय समाप्त होगा तो दूसरा आ जाएगा।
यह प्रथा मातृवंशीय नायर लोगों में पाई जाती है। आप इसको, नायर तो मातृवंशीय हैं, तो आप मातृवंशीय और पितृवंशीय भी याद रखिए। कौन कौन सी जनजातियाँ पितृवंशीय हैं और कौन कौन सी मातृवंशीय हैं। इनको ही पितृस्थानीय और मातृस्थानीय भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मातृवंशीय है वहाँ से माता का नाम चलता है, तो ऐसे ही आगे हम लोग मातृस्थानीय और पितृस्थानीय भी समझ लेंगे। फिलहाल मैं भी यहाँ मातृवंशीय और पितृवंशीय याद रखिए। बहुपति विवाह के कारण वेस्टरमार्क का मत है कि बहुपति विवाह का मुख्य कारण लिंग अनुपात का असंतुलन होता है। लिंग अनुपात का असंतुलन का मतलब ये है कि स्त्रियों की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि सबका विवाह होना तो जरूरी है, तो इसलिए एक सब भाई गए, एक से शादी कर लिए, तो सबका क्या है, विवाह संपन्न हो गया, सबकी पत्नी हो गई। जिन समाजों में स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक होते हैं वहाँ बहुपति प्रथा पाई जाती है। इस असंतुलन का कारण है कि कई समाजों में कन्यावध की प्रथा पाई जाती है। राजस्थान आप चले जाइए और बहुत सी जन अभी हैं, हरियाणा है, ऐसे स्टेट हैं जहाँ अभी भी कन्याओं का जन्म क्या है, अभिशाप माना जाता है, तो वहाँ कन्यावध की प्रथा पाई जाती है। तो सीधी सी बात है, जब कन्यावध पाया जाएगा तो वहाँ पे स्त्रियों की संख्या कम होगी, तो ऐसी प्रथाओं का प्रचलन होना तय है वहाँ पे। जिन समाजों का जीवन संघर्षमय होता है वहाँ स्त्रियों को भार समझा जाता है। संघर्षमय का मतलब है कभी पहाड़ियों पर रह रहे हैं, कहीं कहीं रह रहे हैं, उनको अपने निश्चित स्थान नहीं है, खाने पीने के सीमित संसाधन हैं, तो उन सबको क्या है, भार समझा जाता है वहाँ स्त्रियों का। अतः लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। रॉबर्ट विफ्राल्ट का मत है कि यह बात सदा ही सही नहीं है, क्योंकि लद्दाख, तिब्बत एवं सिक्किम में, आप इसको रॉबर्ट विफ्राल्ट की डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं, लद्दाख, तिब्बत एवं सिक्किम में स्त्री पुरुषों के अनुपात में कोई विशेष अंतर नहीं है। लद्दाख में तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, फिर भी वहाँ बहुपतित्व पाया जाता है। उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है विफ्राल्ट ने कि जरूरी नहीं है कि संख्या में असंतुलन हो फिर ही बहुपति विवाह पाया जाएगा। ऐसा लद्दाख में जो है स्त्रियों की संख्या पुरुषों के से अधिक है, फिर भी बहुपतित्व पाया जाता है। तो कोई ना कोई क्या है, यहाँ पे संस्कृति चली आ रही है, प्रथाएं चली आ रही हैं, तो उनकी वजह से भी हो सकता है, जनसंख्या ही एक कारण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। समनर और कनिंघम ने क्या कहा है, डॉक्टर सक्सेना ने गरीबी को ही इस प्रकार के विवाहों के लिए उत्तरदायी माना है। अब गरीबी को उत्तरदायी किसने माना है बहुपति के लिए, तो अब नाम याद रख लेंगे, समनर, कनिंघम और डॉक्टर सक्सेना ने। पैदावार कम होने, कृषि योग्य भूमि का अभाव होने, सुगमतापूर्वक धन न कमा सकने आदि के कारण परिवार का भरण पोषण कठिन होता है। इसलिए कई पुरुष मिलकर एक स्त्री से ही विवाह करते हैं। इसमें क्या है कि इतना ज़्यादा अभाव होता है, धन नहीं कमा सकते हैं, धन कमाने का अभाव होता है, सुगमतापूर्व जीवन जीने का अभाव होता है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, पैदावार कम है, तो परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। तो 4 भाई हैं, 4 स्त्रियाँ आएंगी, चारों के बच्चे होंगे, तो खर्चा बढ़ेगा। तो इसलिए क्या है कि एक से शादी कर लो, खर्चे भी कम है, सीमित परिवार हो जाएगा। तो समनर, कनिंघम और सक्सेना ने गरीबी को इसका कारण मान लिया है। जनसंख्या को मर्यादित रखने की इच्छा के कारण भी बहुपतित्व विवाह का पालन किया जाता है, क्योंकि ऐसे विवाह में संतानें कम होती हैं। वास्तविकता है ऐसे विवाह में संतानें कम होंगी, क्योंकि जब 4 पति हैं तो एक ही पत्नी है, एक निश्चित समय में एक ही पत्नी बच्चे को पैदा कर सकती है। कोई ऐसा नहीं है निरंतरता रहेगी, 4 होंगी तो चारों एक साथ 4 बच्चे दे सकते, लेकिन एक है तो एक ही होगा, तो संख्या घटेगी, अपने आप से संतानों की संख्या कम रहेगी इस विवाह में। वधू मूल्य, कई समाजों में बहुपति विवाह के कारण वधू मूल्य की अधिकता है। वर मूल्य को जुटाने के लिए सभी भाई, वर नहीं यहाँ पे सॉरी वधू मूल्य होगा, ठीक है आप सही कर लेंगे। वधू मूल्य को जुटाने के लिए सभी भाई सामूहिक प्रयास करते हैं। ऐसी दशा में विवाह करके लाई गई स्त्री पर भी सभी का सामूहिक अधिकार होता है। अब क्या है, वधू मूल्य इतना अधिक है कि एक अकेला इंसान जुटा नहीं पाता है, तो सब भाइयों ने मिलकर वधू मूल्य को जुटाया है, तो जो पत्नी से विवाह होके आएगा तो वो भी पत्नी सभी भाइयों की होगी। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, पतियों की संख्या अधिक है, पत्नी एक है, तो बहुपति प्रथा है वहाँ पर, ठीक है। इसके हम लोग कारण जान रहे हैं। अभी आगे देखते हैं। संपत्ति के विभाजन को रोकने के लिए भी बहुपति विवाह का प्रचलन पाया जाता है। यदि सभी भाई अलग अलग विवाह करते हैं तो उनमें तथा उनकी संतानों में संपत्ति बांटनी होती है। इसके विपरीत यदि सभी भाई एक ही स्त्री के साथ एक परिवार में रहते हैं तो संपत्ति भी सामूहिक बनी रहती है। बिल्कुल लोगों का क्या है कि अपनी संपत्ति का बंटवारा होगा, अगर एक सब भाई अलग अलग पत्नियों से शादी करेंगे। ऐसे क्या है, एक स्त्री से उत्पन्न संतान क्या है, चारों भाइयों की हैं, प्रॉपर्टी बांटनी नहीं पड़ेगी, जो संपत्ति है वो सबकी आगे स्थानांतरित नहीं करनी पड़ेगी, बांटनी नहीं पड़ेगी, बंटवारे से बच जाएंगे। तो लोग इसलिए भी बहुपति विवाह करते हैं। भौगोलिक परिस्थितियाँ, टोडा एवं खस लोग जिन स्थानों पर रहते हैं वहाँ कृषि योग्य भूमि का अभाव है। सीधी सी बात है, टोडा खस का नाम इतना आ चुका है कि आप लोगों को अब याद ही हो गया होगा कि टोडा और खस में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है।
वहाँ कृषि योग्य भूमि का अभाव है और संपूर्ण प्रदेश पथरीला एवं पहाड़ी है, अतः इन्हें प्रकृति से कठोर संघर्ष करना होता है, जिसमें अकेला व्यक्ति अपने को अयोग्य पाता है। अतः सभी भाई मिलकर ही परिवार की स्त्री एवं बच्चों का भरण पोषण करते हैं। इसमें क्या है कि अकेला इंसान नहीं कमा सकता परिवार के लिए, क्योंकि वहाँ पे कृषि योग्य भूमि का अभाव है। तो सब भाई मिलके कमाते हैं, एक ही स्त्री और उनके बच्चों का भरण पोषण करते हैं। एक ही स्त्री को पत्नी मानकर सभी भाई मेहनत करते हैं। धार्मिक कारण क्या है? खस लोग अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं, अतः ये भी द्रौपदी विवाह प्रथा का पालन करते हैं। इस प्रकार बहुपति विवाह विभिन्न भौगोलिक, धार्मिक और जनांगी एवं आर्थिक कारणों का परिणाम है। सीधी सी बात है। क्या खस लोग, मैंने पहले ही बता दिया था, खस लोग अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तो पांडवों का वंशज मानते हैं, इसलिए द्रौपदी विवाह प्रथा। अब आप लोग इस नाम को भी याद रखें कि द्रौपदी विवाह प्रथा किस विवाह को कहा जाता है? तो बहुपति विवाह। ठीक है, अब आप लोग को इसके कारण पता चल गए हैं। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। बहुपति विवाह के परिणाम। बहुपति विवाह के विभिन्न परिणाम सामने आए हैं। इसके प्रमुख गुण एवं दोष इस प्रकार हैं। हम गुण पढ़ लेते हैं पहले इसके। बहुपति विवाह के कारण कम संतानें पैदा होती हैं। सही बात है, जनसंख्या का विकल्प खत्म, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो वहाँ पे क्या है, कम संतानें होंगी, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। अतः ये प्रथा आदर्श परिवार के निर्माण एवं जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने में तो भाई बहुत सहायक है, क्योंकि जब बच्चे ही नहीं होंगे तो जनसंख्या वृद्धि भी बहुत कम समय में होगी। इस प्रकार के विवाह के कारण संपत्ति की संयुक्तता बनी रहती है। अभी मैंने बताया था कि संपत्ति का बंटवारा नहीं होता, तो कोई बंटवारे वाला दुख नहीं है। कृषि योग्य भूमि का बंटवारा ना होने से वह टुकड़े टुकड़े होने से बच जाती है। सही बात है। अगर हम लोग एक भी भाई परिवारों में देखें तो उसमें क्या होता है, ज़मीन बंटती जाती है। 1 बीघा है तो वो 50 डिसमिल ऐसे ऐसे बच के बट जाती है। 100 बीघा है तो 20-20 पड़ जाती है सब भाइयों में। तो वो क्या है, संपत्ति का बंटवारा जो टुकड़े हो जाते हैं। तो बहुपति विवाह में इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। बहुपति विवाह के कारण परिवार का विभाजन एवं विघटन नहीं हो पाता। इस कारण परिवार की सामूहिकता एवं एकता बनी रहती है। बिल्कुल, अगर स्त्रियां नहीं, घर में अलग अलग स्त्री आएगी, सबकी परिवार का विभाजन होगा, विघटन होगा, सामूहिकता नहीं बनी रहेगी। अगर एक ही पत्नी है तो सामूहिकता जाहिर सी बात है बनी रहेगी। ऐसे विवाह के कारण परिवार को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आर्थिक क्रियाओं के संपादन में सभी का सहयोग प्राप्त होता है। साथ ही प्रकृति से संघर्ष भी सामूहिक रूप से, कोई समस्या परिस्थिति आ गई तो सब भाई मिलके ही उस समस्या को निपटाएंगे सबकी, क्योंकि पत्नी पे अगर संकट आया तो सब भाई एक साथ आएंगे, पति पे आया तब भी सब एक साथ आएंगे। तो वो क्या है, सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। अब दोष इसके पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के विवाह के कारण स्त्रियों में बांझपन आ जाता है। ये समस्या है भाई, स्त्रियों में बांझपन आ जाता है। ऐसा कौन से जैव के कारणों से होता है अभी तक स्पष्ट नहीं है, मतलब कारण नहीं पता है कि क्यों होता है, लेकिन क्या है, बांझपन आ रहा है स्त्रियों में। परंतु यह वास्तविकता है कि बहुपति विवाही समाजों में की जनसंख्या दिनों दिन घट रही है, क्योंकि जब बांझपन स्त्रियों में आ जाएगा तो जनसंख्या जाहिर सी बात है क्या है, घट जाएगी। और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब वे बिल्कुल समाप्त हो जाए, मतलब जब जनसंख्या ही घट रही है इतनी तेज़ी से, तो हो सकता है समाप्त हो जाए। 2 पढ़ लेते हैं। टॉपिक 2 पॉइंट 2, बहुपति विवाह में लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक पैदा होते हैं, अतः स्वतः ही यौन असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और फलस्वरूप बहुपति प्रथा का स्वतः चलती रहती है। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या था कि जब बहुपति विवाह में लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक पैदा होते हैं, तो जब लड़के अधिक होंगे तो सही बात है आगे पीढ़ी में भी वही समस्या होगी कि पुरुषों की संख्या अधिक है, स्त्रियों की कम है, तो बहुपति विवाह प्रचलित रहेगा। बहुपति विवाह में एक स्त्री को कई पुरुषों से यौन संबंध रखने होते हैं, इस कारण यौन रोग पनपते हैं। बिल्कुल, एड्स वगैरह हैं तो ये सब क्या है, इसी वजह से होते हैं कि एक से अधिक लोगों के साथ संबंध रखते हैं, तो उस वजह से रोग पनपते हैं एवं स्त्री का स्वास्थ्य गिर जाता है। स्त्री का स्वास्थ्य गिरेगा बिल्कुल। इस प्रकार की विवाह प्रथा वाले समाजों में स्त्रियों को कुछ अधिक यौन स्वतंत्रता प्राप्त होने से वहाँ यौन अनैतिकता बढ़ जाती है। बिल्कुल, जब स्त्री को स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ भी संबंध बनाए 4-5, तो वहाँ का अनैतिकता पनपेगी। अब हम लोग बहुपत्नी विवाह को कल पढ़ेंगे। आज बहुपति विवाह हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। जिस किसी ने भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।